हाय ऑल, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जिस तरीके से लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेक्शन 75 को कवर कर लिया, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हम सबको कि हमने सेक्शन 1 से सेक्शन 75 का एक मेजर एरिया था जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो हमने कवर कर लिया। इसके बाद में सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स बचे हैं जो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे, पर थोड़ा सा ज़्यादा समझने की कोशिश करना। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। सेक्शन 1 से 75 जनरल कॉन्ट्रैक्ट्स थे जो आम कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमें रूल्स बताते हैं किस तरीके से होंगे। अब किसी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्या रूल होंगे वो हम समझने जा रहे हैं आज के इस लेक्चर के अंदर। अब इस चैप्टर को हम कहते हैं चैप्टर 8, जो कि सेक्शन 124 से 147 के बीच में। पर आज के इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ दो सेक्शन कवर करेंगे, 124 और 125, जो कि इंडेमनिटी के बारे में बात कर रहा है। अब इंडेमनिटी और गारंटी दोनों ही नए शब्द होंगे आपके लिए। ये दोनों बहुत सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम नहीं कह सकते इन्हें, सिमिलर होते हैं, पर इनमें एक ऐसी चीज़ है जिससे ये दोनों अलग हो जाते हैं। तो यही चीज़ पहले आपको मैं इंडेमनिटी समझाऊंगा, गारंटी समझाऊंगा, फिर जब आपको अगर कन्फ्यूजन होगा तो मैं बताऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंट है। तो इसके लिए यही बात है कि डिवीजन कैसे होगा चैप्टर का। तो चैप्टर का डिवीजन इस तरीके से है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी 124 से 125 के साथ है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी 126 से 147 के लिए। आज हम सिर्फ इन दोनों सेक्शंस को कवर करेंगे। अब आइए एग्जाम्पल पे। इंडेमनिटी समझने से पहले एग्जाम्पल, इंडेमनिटी क्या होती है कि किसी के लिए मैं इस तरीके से खड़ा हो जाऊं कि अगर आपको लॉस हुआ तो मैं भुगत लूंगा उसके लिए, ठीक है, या मुझसे ले लेना पैसे। तो यही वाली बात है कि मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता था, मैं एक अच्छी जॉब करता था और मेरी फैमिली थी वो यहीं रहती थी एक शहर के अंदर, यानी कि मेरे घर दिल्ली से कम 1000 किलोमीटर का डिफरेंस था डिस्टेंस का। तो यहाँ पर मेरा जो फैमिली थी वो माउंट आबू में रहती थी फॉर एग्जांपल, और मैं रहता था दिल्ली के अंदर। माउंट आबू राजस्थान में एक हिल स्टेशन है। तो यहीं पे ऐसा होता है कि मैं एक राशन वाले को बोलता हूँ फ़ोन करके कि सर मेरी फैमिली को हर 1 तारीख को 10,000 का राशन आप घर पे भिजवा देना, ठीक है। तो वो कहता है कि ठीक है सर, मैं 10,000 का राशन भिजवा दूँ। अब आपको क्या लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हो, मेरे और राशन वाले के बीच में या राशन वाले और मेरी फैमिली के बीच में? तो इसके लिए इंडेमनिटी क्या हुई ये अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही। समझ आएगी, अब मैं समझाता हूँ कि कैसे समझ आएगी। अब यहाँ पर मैं उसे कहता हूँ कि अगर कल को मेरी फैमिली आपको 10,000 रुपये दे तो देगी, पर अगर कल को वो कोई पैसे आपको ना चुकाती है या जिस वजह से आपको लॉस हो जाता है, मान लीजिए उनके पास पैसे नहीं है उस समय पे, उस डेट पे, और अगर आपको राशन के अंदर आपको मान लो 8,000 रुपये मिलते हैं, 2,000 का लॉस हो गया या कोई और किसी तरीके का लॉस हो जाता है, तो उस पैसे को आप टेंशन मत लीजिए, वो लॉस में मत काउंट करिए, वो मुझसे ले लेना। ये इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसके अंदर मैं उन्हें कह रहा हूँ कि अगर लॉस हो जाता है तो आप मुझसे ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है इंडेमनीफायर। इसमें कौन हुआ? तो प्रोमिसर हुआ मैं, प्रोमिसी कौन हुआ? राशन वाला। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंदर बता रहा हूँ कि प्रोमिसर प्रोमिसी कौन हो रहा है। ये वहाँ पर मत लेके जाना कि राशन तो फैमिली को जा रहा है तो प्रोमिसर हुआ राशन वाला, प्रोमिसी हुई फैमिली। नहीं, प्रोमिसर हुआ इंडेमनीफायर, यानी कि मैं दिल्ली में बैठा हुआ, और इंडेमनिटी होल्डर करके एक कंसेप्ट आएगा, यानी कि जो इंडेमनिटी को अपने पास रखेगा वो कौन हुआ? वो हुआ राशन वाला। अब मैं बताता हूँ इसके आगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रीइंबर्समेंट हो जाए लॉस का। राशन वाले को कोई भी लॉस हो तो उसका रीइंबर्समेंट हो जाए उस राशन वाले को वापस से। अब इसके लिए डेफिनेशन क्या है कि इंडेमनिटी क्या होती है? शब्द बड़ा भारी है। तो टर्म इंडेमनिटी मीन्स टू मेक गुड द लॉस टू कंपेंसेशन फॉर द लॉसेस। जो भी लॉस होगा उसको वापस से ख़त्म किया जाए, या कोई कंपेंसेशन है तो उसे दे दिया जाए। तो इट्स अ प्रॉमिस करा मैंने टू सेव अ पर्सन, किसी व्यक्ति को, विदाउट एनी हार्म, यानी कि कोई हार्म नहीं होगा राशन वाले को, फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्ट। मेरी फैमिली अगर आपको पैसे नहीं देती तो मैं दे दूंगा, उनके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज से आपको कोई हार्म नहीं होगा, इस बात की इंडेमनिटी मैं आपको देता हूँ। इसके लिए डायग्राम मैंने बना रखा है आसानी से समझने के लिए। वह यही कहता है कि इंडेमनीफायर हुआ दिल्ली में बैठा मैं, प्रोमिसर, और इंडेमनिटी होल्डर हुआ प्रोमिसी, यानी कि वो राशन वाला। सेक्शन 124 पे आते हैं। सेक्शन 124 125 दोनों ही इंडेमनिटी की बात कर रहा है। 124 डेफिनेशन दे रहा है, 125 राइट्स बता रहा है। किसके? राशन वाले के, इंडेमनिटी होल्डर के। तो यहाँ पर यही है कि अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम। लॉस जो होगा उसको बाय द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ, यानी कि या तो मेरे कंडक्ट की वजह से लॉस हो जाए दिल्ली में बैठे किसी भी तरीके से, और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, यानी कि मेरी फैमिली की वजह से अगर उस राशन वाले को लॉस हो जाता है, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट होगा इंडेमनिटी का, क्योंकि मैंने उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं आपको लॉस से बचाऊंगा।
अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग। ये एक इलस्ट्रेशन है, ये हमारी बैरक में भी दे रखी है कि ए है वो बी को कहता है कि अगर सी तेरे खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स करता है, जो कि मान लीजिए बी और सी के बीच में 200 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और वो कहता है कि अगर सी तेरे खिलाफ कोई भी कोर्ट में प्रोसीडिंग करता है तो मैं तुझे इंडेमनीफाई करता हूँ कि मैं तेरे लिए जो भी लॉस होगा तेरा उस प्रोसीडिंग्स में, कोई कॉस्ट तो देगा, कोई डैमेज तो देगा, कोई वकील को तो हायर करेगा, कोई कंपेंसेशन, मान लीजिए तेरे खिलाफ फैसला आ गया, तू कंपेंसेशन दे रहा है, तू डैमेजेस दे रहा है, तो वो मैं दे दूंगा, टेंशन मत ले, मैं कर दूंगा तेरे लिए। तो यही वाली बात है कि ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी इंडेमनीफाई बी अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स विच सी में टेक अगेंस्ट बी, यही वाली बात है। तो ये एक तरीके का कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है कि टाइप ऑफ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ द कंडक्ट ऑफ द प्रोमिसर, या तो प्रोमिसर हिमसेल्फ और बाय द एनी अदर पर्सन। अब इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के एसेंशियल्स क्या होते हैं, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनता है, बता रखा है मैंने 4 पार्ट्स में। पहला होता है 2 पार्टीज होनी चाहिए, बहुत आम बात है, 2 पार्टीज ही होती है कॉन्ट्रैक्ट में, तो 2 पार्टीज होनी चाहिए। पर वो हमारा 25 का जो यानी कि कंसिडरेशन के जो एक्सेप्शंस हैं, गिफ्ट का, पास्ट वॉलंटरी कंसिडरेशन, टाइम बार्डेड, इनके अंदर एक ही पार्टी होती है, याद रखिए। तो 2 पार्टीज होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है कि वन पार्टी मस्ट प्रोमिसेस द अदर फॉर द लॉस इनकर्ड। एक पार्टी प्रॉमिस करेगी मैं आपको लॉस से बचाऊंगी। कॉन्ट्रैक्ट या तो एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए। एक्सप्रेस था हमारा वाला कॉन्ट्रैक्ट, मैंने राशन वाले को कह दिया कोई भी लॉस हो मुझसे ले लेना। इट मस्ट सेटिस्फाई द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10 की सारी कंडीशंस को फुलफिल करना चाहिए। साउंड माइंड होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लॉ किसी तरीके से उसे रोकना नहीं चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है राशन, कंसिडरेशन है पैसा और राशन, दोनों चीज़ें। तो यही वाली। अब हम डिफरेंसेस पे आते हैं। डिफरेंसेस इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ के दोनों के बारे में बता रखे कि अक्सर हमने देखा है कि इंग्लिश लॉ थोड़ा सा रिजर्व नेचर का होता है और इंडियन लॉ थोड़ा ज़्यादा। जैसे कंसिडरेशन के अंदर हम खुद भी दे सकते हैं, किसी और व्यक्ति से भी दिलवा सकते हैं, पर इंग्लिश लॉ ये नहीं कहता। इंग्लिश लॉ में कहता है जो पार्टी है वही कंसिडरेशन देगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इंडियन लॉ हमारा कहता है कि इंडियन लॉ रिस्ट्रिक्टेड है इंडेमनिटी के अंदर। ये कहता है कि सिर्फ प्रोमिसर की वजह से लॉस होना चाहिए या कोई और ऐसा व्यक्ति, ठीक है, इसके अलावा और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। द डेफिनेशन एक्सक्लूड्स द केसेस ऑफ लॉस फ्रॉम एक्सीडेंट्स लाइक फायर और पेरिल्स ऑफ द सी। अब यहाँ पर एक और चीज़ आ रही है कि फायर की वजह से अगर किसी को कोई लॉस हुआ या समुद्र में कोई लॉस हुआ तो। अब इंश्योरेंस का कंसेप्ट हमने देखा है। अब आपको लग रहा होगा यार इंश्योरेंस भी तो इसी तरीके का होता है ना, कि इंडेमनिटी में कंपनी जो होती है वो कहते हैं कि आपको कोई लॉस होगा तो हम देख लेंगे, हम पैसे दे देंगे, जैसे LIC है। तो इंश्योरेंस कभी भी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता। ये बात आगे मैंने इस पर स्लाइड में बता रखी है। तो आप यही बात इतनी दिमाग में अभी रखिए कि इंडियन लॉ के अंदर अगर फायर इंश्योरेंस और सी का इंश्योरेंस नहीं माना जाएगा, पर इंग्लिश लॉ में ये चीज़ मानी जाएगी। एक फेमस केस है एडम्सन वर्सेस जार्विस। एडम्सन एक फेमस ऑक्शनियर होता है कि जो चीज़ें ऑक्शन करते हैं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति, जैसे हमने वेलकम मूवी देखी है, सबने देखी होगी, काफ़ी प्रचलित मूवी, काफ़ी फेमस मूवी है बॉलीवुड के अंदर। उसमें अक्षय कुमार का काम यही होता है कि वो चीज़ों को ऑक्शन कराता है। कि वो एक फेमस पेंटिंग होती है मजनू भाई की, घोड़े के ऊपर जो घोड़ा बैठा होता है उसका बच्चा, उसको वो ऑक्शन कराता है। अब वहाँ पर वो जैसे ही हैमर मारता है उसी तरीके से ऑक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो एडम्सन था वो हमारा अक्षय कुमार था वेलकम का। तो यही वाली बात बता रखी है कि वेलकम का अक्षय कुमार था, हमारा एडम्सन। एक आदमी आता है जार्विस नाम का, वो उसको कहता है कि मेरे पास में काफ़ी सारे कैटल हैं तो मैंने ऑक्शन में दे दो, मैं चाहता हूँ कि इसका ऑक्शन हो जाए। तो एडम्सन कहता है ठीक है, मुझे क्या है, मुझे बिजनेस मिल रहा है, मैं करवा दूंगा, मुझे जो सैलरी होगी मुझे दे देना, मेरी पार्ट जो होगा। तो अक्सर ये जो ऑक्शनर होते हैं कमीशन पे काम करते हैं कि जितनी बड़ी वैल्यू की चीज़ बिकती है उस पर इनका कमीशन फिक्स होता है। ये बात केस में नहीं दे रखी, ये एक नॉलेज की बात है, ठीक है। तो एडम्सन अक्षय कुमार होता है वेलकम मूवी का, वो जाके बोलता है कि ठीक है कैटल जो है मैं बेच दूंगा, वो ऑक्शन में बेच भी देता है। अब कई बार अचानक से वो क्या होता है, उसके बाद में एक जो रियल ओनर होता है, मतलब यहाँ पे जार्विस ने फ्रॉड किया है, अब यहाँ पर जो रियल ओनर होता है वो आता है, वो एडम्सन पे सूट फाइल कर देता है। वो कहता है कि इसने मेरे कैटल्स मेरे से बिना पूछे कन्वर्ट कर दी, इनका टाइटल मेरे से बिना पूछे बेच दिए सामने वाले को। तो अब एडम्सन को कंपेंसेशन देना पड़ता है, डैमेजेस देता है वो कोर्ट में कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो एडम्सन अब दूसरा सूट फाइल करता है जार्विस के खिलाफ। वो कहता है कि सर इन्होंने मुझे बोला था कि ये कैटल इनके हैं और इसे बेच दो। अब वो पेंटिंग मजनू भाई की निकली ही नहीं, वो निकली उदय भाई की। तो यहाँ पर वही वाली बात है कि अगर मजनू भाई गलती से झूठ बोलते हैं जार्विस बन के कि बेच दो इस पेंटिंग, और वो उदय भाई की थी, उदय भाई आके मजनू भाई पे केस कर देते, उदय भाई आके अक्षय कुमार पे केस कर देते हैं वहाँ पर राजीव पे।
तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही बात हुई एडमसन के साथ में कि उस पर केस कर दिया। अब एडमसन गया कोर्ट में, उसने नया सूट फाइल किया। उसने कहा कि सर ये जारविस सर जो है इनने मुझे बोला था कि ये जो चीज़ है ये इनकी है और इसे बेच दो, मैंने बेच दी। तो यहाँ पर एडमसन ने जो ऑक्शन कैरी किया था, यानी कि जो कैरिड आउट किया था, जो चीज़ उसने करी थी, वो किसके इंस्ट्रक्शन पे करी थी? वो जारविस के इंस्ट्रक्शन पे करी थी। तो लॉस किसको हुआ? एडमसन को हुआ ना, उससे ले लिए सारे पैसे। तो यहाँ पर जो सफ़र किया एडमसन ने लॉस, वो अब जारविस इंडेमनीफाई करेगा। तो जारविस यहाँ पर एक ऐसा था कि इंडेमनीफायर था और इंडेमनिटी होल्डर था एडमसन। यही बात कोर्ट ने इस केस में कही थी। अब इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट बात है रिलेशन विद इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, कि इंश्योरेंस जो होते हैं वो कभी भी इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। जनरल इंश्योरेंस हो सकते हैं इंडेमनिटी, पर जो लाइफ इंश्योरेंस है, फायर का इंश्योरेंस होता है कि मेरे घर को इंश्योरेंस करा लिया मैंने, कल को कभी आग लग जाए मुझे कंपनसेशन देगी कौन? कंपनी। डैमेजेस देगी कौन? कंपनी। तो यही वाली बात है कि ये जो इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये कभी भी इंडेमनिटी में नहीं आते। क्यों नहीं आते? बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस आर कॉमनेस्ट एग्जांपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडेमनिटी अंडर इंग्लिश लॉ। हम कौन सी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं? इंडियन लॉ को। तो बट नॉट इन इंडियन लॉ, बिकॉज अकॉर्डिंग टू इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट्स द लॉस हैज टू बी रीइंबर्स्ड इज कॉस्ड बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन। यानी कि यहाँ पर बहुत शॉर्टर अप्रोच है कि प्रोमिसर हिमसेल्फ अगर करेगा या फिर कोई और एनी अदर पर्सन जो रिलेटेड है, अगर इन दोनों की वजह से हमारे सामने वाले इंडेमनिटी होल्डर को लॉस होता है तो फिर इंडियन लॉ में माना जाएगा इंडेमनिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पर किसी तीसरे व्यक्ति से हुआ तो फिर माना ही नहीं जाएगा। तो फिर ये बहुत वाइडर अप्रोच नहीं हो रही जो कि इंग्लिश लॉ में होती है। तो इंग्लिश लॉ में इंश्योरेंस को भी माना जाता है कि ये इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है, इंडियन लॉ में नहीं माना जाता। पर इसका एक मेन रीज़न कि क्यों नहीं होते वो ये वाली बात है कि जो इंडियन लॉ है वो लिमिटेड है कि जो लॉसेस होंगे वो ह्यूमंस की वजह से होने चाहिए या कोई ऐसी एजेंसी जिसमें ह्यूमंस का कंट्रोल हो। ठीक है, या तो खुद इंसान की वजह से हो या ऐसी कोई चीज़ जिस पे ह्यूमन का कंट्रोल हो। अब जो चीज़ फोर्सीन ही नहीं है, जिसकी हम फोर्सिबिलिटी नहीं लगा सकते, जैसे एक्ट ऑफ गॉड या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर ये चीज़ें इंसान के हाथ में नहीं होती। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसीलिए इंश्योरेंस में नहीं आती इंडियन लॉ में। जो चीज़ें इंसान के हाथ में वो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसके लिए फेमस केस यही था, गजानन मोरेश्वर वर्सेस मोरेश्वर मदन, 1942 का केस था। एंड डज नॉट इंक्लूड लॉसेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू द इवेंट्स दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और फोरसीन। सेक्शन 125 लास्ट सेक्शन है आज के लेक्चर का। ये राइट्स बता रहा है किसी राशन वाले के, इंडेमनिटी होल्डर के जो प्रोमिसी है इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इसको हम इसी तरीके से समझते हैं एडमसन जारविस वाले केस से, अक्षय कुमार और मजनू भाई के केस से और उदय भाई के केस से। अब उदय भाई की पेंटिंग थी, मजनू भाई चुपचाप लिया है और बेच दी और राजीव के थ्रू। तो उदय भाई ने केस कर दिया किसके ऊपर? राजीव के ऊपर, अक्षय कुमार के ऊपर। तो अब जो राजीव था, अक्षय कुमार था, उसको क्या होगा? उसके ऊपर तो सूट फाइल हो गया, उसके खिलाफ डिसीजन हो गया, तो सारे डैमेजेस जो कोर्ट बोलेगा उसे देने पड़ेंगे उदय भाई को। साथ साथ सारी कॉस्ट जो भी उसने खुद को बचाने के लिए वकील हायर किया, एविडेंस जुटाए, अपनी जो भी उसने जिस तरीके से भी कॉस्ट उसके पास से खर्च हुई है, वो सब चीज़ें उसका राइट है कि अब वो जाए और मजनू भाई को बोले कि मेरे पैसे निकालो। कौन से? जो भी केस में उसके डैमेजेस उसने दिए हैं, जो कॉस्ट उसने खर्च करी है, या कोई सम जिसपे मजनू, उदय भाई और राजीव यानी कि अक्षय कुमार ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, या तो कोर्ट में या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। वैसे ही कोर्ट सेटलमेंट की बात हो रही है कि कोर्ट ने कहा कि सर जो लॉस हुआ इतने में कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो जो भी पैसा अब राजीव ने उदय भाई को चुकाया है, वो तीनों चीज़ें जो यहाँ पर दे रखी है, सम, कॉस्ट, डैमेजेस, ये सब अब वो नए सूट के अंदर फाइल करेगा और मजनू भाई से निकाल सकता है। ये उसके राइट्स हैं किसके? इंडेमनिटी होल्डर के, जब उसे स्यू कर दिया जाए। तो यहीं पे हमारा इंडेमनिटी का पार्ट भी खत्म होता है। कौन कौन से सेक्शन है? 124 और 125। 126 गारंटी की बात करता है, जो अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा, और किस तरीके से गारंटी और इंडेमनिटी अलग हैं ये भी बताया जाएगा। इसके अलावा कोई और डाउट है तो ज़रूर नीचे कमेंट में मेंशन करिए। और इसी बात के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।